जेई में जय हो। एडवांस के रोटेशन के सवाल बहुत सारे किए। अब हम लोग कर रहे हैं जेई मेंस 2025 में जितने भी रोटेशन के सवाल किए थे। अभी अभी रोटेशनल का एडवांस वाली सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारे रोटेशन के एडवांस वाले सवाल किए हैं। आज इस वाले वीडियो में बात करूंगा मैं रोटेशनल के उन क्वेश्चंस के बारे में जो अभी आपके जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट में आए हैं। वो सारे सवाल हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस एक नए वीडियोस में अभी मैं क्या करने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में, मैं चैप्टर वाइज जेई मेंस 2025 में जो सारे सवाल आए हैं उनको सॉल्व करवाता हूँ। तो सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं जो जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट में आया है। देखिए क्या बोल रहा है ये, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क rotating along its diameter is 2.5 times higher than the moment of inertia of ring rotating in similar way। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रही है, एक डिस्क है वो डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.5 टाइम्स हायर है सेम मैनर में रोटेट करती हुई रिंग के। ठीक है, मास रेडियस रेडियस का रिलेशन पता नहीं है मुझे, अभी आगे सोचता हूं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर which has the same radius as the disk and rotating in similar way is n times higher than the moment of inertia of the given ring। Okay, अब क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो डिस्क के बराबर है, वो सिमिलर वे में रोटेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो n टाइम्स हायर है किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन रिंग, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के n टाइम्स हायर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। कंसिडर ऑल द बॉडीज हैव इक्वल मास। अच्छा, इसने ये बोल दिया है कि जो सारी की सारी बॉडीज है उनका मास जो है वो इक्वल है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो पहले मैं बात करता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड डिस्क। सॉलिड डिस्क यानी यहां पे हम लोग बात करते हैं आई डिस्क। ठीक है, सॉलिड डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इज 2.5 टाइम्स हायर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। ओके, यानी ये है 2.5 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। और ये दोनों के दोनों जो हैं, और ये जो दोनों के दोनों जो हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो जो आई डिस्क हो जाएगा डायमीटर के अबाउट रोटेट करेंगे। अगर इस एक्सिस के अबाउट होता तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट होता तो कितना होता, एम आर स्क्वायर बाय 2। समझ में आया, डिस्क है, डिस्क का इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, तो इसके अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। आगे बात समझ में, तो मास सेम है तो ये हो जाएगा एम आर डी स्क्वायर बाय 4। आर डी बोलते हो रेडियस ऑफ द डिस्क। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2.5, मास सेम है एम आर आर स्क्वायर बाय 2। समझ में आ गया क्या, m से m कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहां से जो आर डी स्क्वायर आ गया है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया 10, 10 बाय 2 कितना हो गया 5, तो 5 टाइम्स ऑफ आर ऑफ रिंग का स्क्वायर। आर डी डिस्क का रेडियस, आर आर रिंग का रेडियस। आगे बात समझ में। अगली कंडीशन क्या दी इसने, अगली कंडीशन इसने ये दी है कि भाई हाँ स्फीयर है एक, उसका रेडियस जो है वो डिस्क के रेडियस के बराबर है, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्क। यही बोला है इसने, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्क। ठीक है, क्या बोला है इसने, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एस, ठीक है, n टाइम्स हायर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से n टाइम्स ज्यादा है, यानी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। आगे क्या बात समझ में, आगे क्या बात समझ में। अगर स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के ऊपर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सिस के ऊपर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस फॉर्म लगा दिया मैंने, तो 2/5 प्लस 1 बोले तो 7/5 mr स्क्वायर। मास सबका सेम है तो ये हो जाएगा 7/5 mr s स्क्वायर। आर एस बोले तो स्फीयर का रेडियस। ठीक है, ये हो जाएगा n टाइम्स, ये हो जाएगा n टाइम्स आई आर। आई आर क्या है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था
रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट कितना था, एम आर स्क्वायर बाय टू, कितना था, एम आर स्क्वायर बाय टू, यानी एम आर आर स्क्वायर बाय टू। ठीक है साहब, ये चला गया, ये चला गया। ठीक है, आर एस की जगह मैं लिख सकता हूं आर डी, आर एस की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर डी। तो ये हो जाएगा 7/5। आर एस की जगह मैंने लिख दिया आर डी स्क्वायर इज इक्वल टू एन बाय टू आर आर स्क्वायर। डिस्क का रेडियस, रिंग का रेडियस। यहां पे मेरे पास रिलेशन है, आर डी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, आर डी स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 5 आर स्क्वायर। तो यहां से 7/5 आर डी स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 5 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय आर आर स्क्वायर। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। 7 इज इक्वल टू एन बाय टू, तो जो एन आ जाएगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 14। तो जो मेरा आंसर हो गया वो कितना हो गया, 14। इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, देखो ये पूरी 10 शिफ्टों के सवाल है, 12 सवाल आए थे आपके 2025 में रोटेशन से। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, टू आयरन सॉलिड डिस्क ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस हैव रेडियई R1 एंड R2। जो उनकी थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है और रेडियस जो है वो R1 एंड R2 है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I1 और I2 है। अब कंडीशन गिवन है R2 इज इक्वल टू 2R1, तो I1 अपॉन I2 अगर 1/x है तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यार यहाँ पे आपको मास नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आपको मास नहीं दिया हुआ और थिकनेस जो दी है वो नेग्लिजिबल दी है, थिकनेस जो दी है वो नेग्लिजिबल दी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मास कैसे निकालूं मैं, थिकनेस नेग्लिजिबल दी हुई भैया इसने। जब थिकनेस नेग्लिजिबल दी हुई तो क्या करूं मैं, यहाँ पे टी को मैं बराबर मान लूं क्या, सोचता हूं, देखता हूं, करता हूं क्या करें। तो देखो जो डिस्क है, सबसे पहले दोनों आयरन की डिस्क है। जब दोनों आयरन की डिस्क है तो हम लोग को पता है जो डेंसिटी है वो मैंने मान लिया कांस्टेंट है, सेम है। जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, नेग्लिजिबल थिकनेस रेडियस R1 एंड R2। ठीक है, जो I होता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू। आई कितना होता है, डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय टू, ये होता है। ठीक है, अब मास का रिलेशन मुझे पता नहीं है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो जो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या यूनिट एरिया का मास ले लेते हैं, थिकनेस सेम ले लेते हैं। ठीक है, बट यहां ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा रो। जो डिस्क है नेग्लिजिबल विड्थ की, तो इससे पतला सा सिलेंडर मान सकता हूं, पतला सा सिलेंडर मानूं तो वो हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टी। पाई आर स्क्वायर बेस एरिया विड्थ टी, तो रो पाई आर स्क्वायर टी, ये हो गया मास। ठीक है, तो यहां से मास का वैल्यू मैं यहां रख दूं, यहां रख दूं, तो जो आई आ जाएगा, आई आ जाएगा वो हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर टी, रो पाई आर स्क्वायर बाय टी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। टी नेग्लिजिबल है, रो दोनों के लिए सेम है, पाई दोनों के लिए सेम है, 2 दोनों के लिए सेम है। तो बेसिकली जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, आर की पावर 4। आगे बात समझ में। तो यहां से अगर मैं बात करूं I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 की पावर 4। ठीक है भाई, R1 अपॉन R2 की पावर 4। तो यहां से R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 4, पक्की बात है। तो ये हो जाएगा 1/16। तो आपके पास x का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 16। x का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 16। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था तो बहुत। या अगर यहां पर इसने ऐसा बोला है कि जो विड्थ है वो नेग्लिजिबल है, क्या बोला इसने, जो विड्थ है वो हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। तो एक ऐसा बोल सकता हूं कि सारा का सारा जो मास है वो सिर्फ एरिया में डिवाइडेड है, सारा का सारा जो मास है वो एरिया में डिवाइडेड है। अगर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैंने मान लिया, सपोज लेट एरिया मास डेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, सिग्मा। एरिया मास डेंसिटी मैंने क्या मान लिया, सिग्मा। तो यहां से
जो एम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा यूनिट एरिया का मास मल्टीप्लाइड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर। पक्की बात है। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात मैं करूं तो जो आई था वो कितना था, एम आर स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। मतलब दोनों ही आयरन की तो सिग्मा दोनों के लिए सेम है, पाई दोनों के लिए सेम है, तो यहां से भी आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, आर की पावर 4। अगर ऐसा है तो भी आंसर वही आने वाला है, क्योंकि वहां पे टी को मैंने नेग्लेक्ट किया है। तो एरिया जो मास है वो पूरा का पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे बात समझ में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अ सॉलिड स्फीयर, अ सॉलिड स्फीयर is rolling without slipping, rolling without slipping on a horizontal plane. The ratio of the linear kinetic energy of the center of the mass of the sphere and the rotational kinetic energy। अरे यार ये तो इजी सा सवाल है। क्या बोल रहा है भाई, ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। यानी अगर इसका सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी v है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा, और जो लोएस्ट पॉइंट जो है मोमेंटरीली रेस्ट में रहेगा तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा r ओमेगा, ये हमें पता है, ठीक है। अब इसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी, किससे, ऑफ सेंटर ऑफ मास का, किससे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया तो यहां से हो गया एम वी स्क्वायर। क्या सॉलिड स्फीयर मान के चल रहा हूं मैं इसे, सॉलिड स्फीयर बोला है क्या इसने, सॉलिड स्फीयर बोला है। सॉलिड स्फीयर अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के बाद मूव करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, और v इक्वल टू कितना है, आर ओमेगा, तो ओमेगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, एम से एम कट गया, तो जो ये रिलेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2। इजी था, तो ये आ गया 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे यार ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। और ये मेरे को लगता है रोटेशन अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है ना, रोटेशन अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो हर टीचर सवाल को कराता होगा। रोटेशन अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो हर टीचर सवाल को पढ़ाता होगा। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो टीचर की बात नहीं सुनते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है मेरे लाल, कुछ कह रहा है क्या, तेरी शिफ्ट में आया था ये वाला, ओ, और क्या तूने सवाल सॉल्व किया था, कर लिया था ना, अच्छा सुना था क्या तूने मेरे को, अरे उम्मीद कम है वैसे मेरे को तेरे से। देखो क्या सीन है, ध्यान दो, यहां पर ऐसा कुछ इंक्लाइन प्लेन है ना बॉस, यार मैं डायरेक्ट बता दूं, नहीं यार मैं पूरा सॉल्व करवा देता हूँ, वरना तुम बोलोगे क्या सर ने तो बस रट्टा मार रखा था सॉल्व करवा दिया। देखो mg लगता है ऐसे, है ना, नॉर्मल लगता है ऐसे, ठीक है, और यहां पर इस पॉइंट पे आपका फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस ऐसे। आगे बात समझ में। अगर इसका सेंटर ऑफ मास ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, सॉरी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं, सॉरी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है इसका। आगे बात समझ में। मैं बोल रहा हूँ जनरल बॉडी है, क्या बोला मैंने, ये एक जनरल बॉडी है, एक जनरल बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सुनना, आई जो है वो है सी एम आर स्क्वायर। C1 है तो रिंग हो गई, C1 है तो रिंग हो गई, 1/2 है तो डिस्क हो गया, 2/3 है तो होलो स्फीयर हो गया, 2/5 है तो सॉलिड स्फीयर हो गया। जो मर्जी है सी का वैल्यू रख लेंगे, सोच लेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक बार बताओ, mg है तो mg का एक कंपोनेंट नीचे आने वाला है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ वो हो जाएगा
एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं इसकी लीनियर की इक्वेशन बनाऊं तो एम जी साइन थीटा नीचे और एफ एस ऊपर है, बॉडी का नीचे की तरफ, सेंटर मास का एक्सेशन किधर है, नीचे की तरफ। अगर ऐसा है तो बेसिकली नीचे की तरफ इसका इक्वेशन बन गया एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए। पक्की बात है, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए। सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कौन करवा रहा है, नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है टॉर्क जीरो, एमजी का टॉर्क जीरो। पक्की बात है, सिर्फ एक एफ एस एक ऐसा फोर्स है जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट से रोटेट करवाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? प्योर रूलिंग दी हुई है क्या इसने, प्योर रूलिंग दी हुई है क्या? हाँ प्योर रूलिंग ही है, ठीक है, नहीं भी तो देखते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बेसिकली एफ एस का जो टॉर्क हो जाएगा, ये एफ एस की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, आर। कितनी हो गई, आर। तो इसका टॉर्क हो जाएगा एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। ठीक है, तो बेसिकली यहां से एफ एस इंटू आर, आई कितना है, सी एम आर स्क्वायर, और यहां पे प्योर रूलिंग देना चाहिए था उसे, प्योर रूलिंग है तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो अल्फा की जगह लिख दिया मैंने ए बाय आर, तो यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से एफ एस जो हो गया वो हो जाएगा सी एम ए। इस वैल्यू को मैं यहां डाल दूं तो यहां से हो गया एम जी साइन थीटा माइनस सी एम ए इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, पक्की बात है। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी। अब देखो, जिसका सी ज्यादा, जिसका सी ज्यादा, ध्यान दो, उसका एक्सेलरेशन कम, जिसका एक्सेलरेशन कम उसे नीचे आने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसका टाइम हो गया ज्यादा। आगे बात समझ में, समझ में आ गया। तो कुल मिला के जिसका सी ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, जिसका एक्सेलरेशन कम उसका टाइम ज्यादा। तो मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टी से। अगर सी ज्यादा तो टाइम ज्यादा, सी कम तो टाइम कम, पूरा समझ लो। अब याद सुनो यहां से क्या क्या है, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर। अगर मैं बात कर रहा हूं सपोज सॉलिड स्फीयर की, किसकी बात कर रहा हूं, सॉलिड स्फीयर की। पहले कौन है, सॉलिड स्फीयर ना, पहले कौन है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर को टाइम लग रहा है t1, होलो स्फीयर को टाइम लग रहा है t2। पक्की बात है, लिखा हुआ है वहां पे। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो c है कितना है बेटा तेजस, सॉलिड स्फीयर का t, सॉलिड स्फीयर का t कितना होता है, सॉरी c, t नहीं c, सॉलिड स्फीयर का 2/5। अरे क्या बोल रहा है, सही है ना, 2/5 यानी कितना हो गया 0.4। आगे बात समझ में। होलो स्फीयर की अगर मैं बात करूं, होलो स्फीयर की मैं बात करूं तो उसका सी होता है 2/3, कितना हो गया है 3×6=18, 0.67, 0.67। तो होलो स्फीयर का सी ज्यादा है। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर को टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है t1 और इसको टाइम लग रहा है t2। तो देखो किसका सी ज्यादा है, होलो स्फीयर का ज्यादा तो उसका टाइम ज्यादा होगा, सॉलिड स्फीयर का जो सी है वो कम है तो उसका टाइम कितना होगा, कम। तो बेसिकली यहां से जो t1 है वो कम होगा और जो t2 है वो ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली मेरा ऑप्शन सही है, t1 कम होगा t2 ज्यादा होगा। आगे बात समझ में, यानी t1 कम है यानी सॉलिड स्फीयर जल्दी आ जाएगा और होलो स्फीयर देर से आएगा। सबसे लेट कौन आएगा, अरे इन दोनों केस में नहीं, जनरलाइज में अगर रिंग भी हो डिस्क भी हो तो सी किसका सबसे ज्यादा है, जिसका सी सबसे ज्यादा है वो उसका टाइम सबसे ज्यादा होगा, यानी सबसे लेट आएगा। किसका, रिंग, रिंग का तो 1 होता है ना भाई, तो रिंग सबसे बेचारी लेट आएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत ही अच्छी बात। जल्दी उतारिए इसे, अगला सवाल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है, अगला सवाल पढ़ते हैं। सारे जी में 2025 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा।
ये कह रहा है a uniform solid cylinder of mass m and radius r rolls along an inclined through plane of inclination 45 degree. It starts roll from the rest from the top of the plane, then a linear acceleration of the cylinder. अरे यार, तो अभी क्या है, अभी क्या है, मैंने जनरल बॉडी ले ली थी, जनरल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या बोला था, सी एम आर स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है, सॉलिड सिलेंडर है क्या, सॉलिड सिलेंडर, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो अभी निकाला यार, ये तो मैंने मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया था, ए इज इक्वल टू आ गया था जी साइन थीटा अपॉन 1 + e। ठीक है, हम लोग को पता है थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, और सी का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो यानी जो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा जी, कैसे दिया हुआ है, जी के टर्म्स में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात, साइन 45 अपॉन 1 + 1/2। तो यानी ये हो गया जी बाय √2 अपॉन 3/2। समझ में आ गया, 2 पर गया √2, तो ये हो जाएगा √2 g/3। कितना हो जाएगा, √2 g/3। इजी था, इजी था। अगला सवाल समझते हैं फटाफट। अगला सवाल देखिए, हाँ भाई अगले सवाल को देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है अहिला, ये सवाल थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है क्या मेरे को, क्या कह रहा है ये, सवाल पढ़ते हैं। अ सर्कुलर डिस्क, डिस्क DISK होती है क्या, डिस्क की स्पेलिंग DISK होती है क्या, DISC होती है ना। ये टेक टीम से बात करूंगा मैं, मेरे को ये टेक टीम ना मक्कारी कर रही है इधर। ठीक है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r मीटर एंड मास m kg is rotating around the axis perpendicular disk and external torque is applied to the disk such that theta is equal to 5t square minus 8t, where theta t is the angular position of the rotating disk as the function of time. How much power is delivered by the applied torque when t is equal to 2 सेकंड। कैसे करें, p is equal to कितना होता है f डॉट v, p is equal to कितना होता है f इंटू v, f की जगह टॉर्क आ जाएगा, v की जगह ओमेगा आ जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा टाउ इंटू ओमेगा। यानी 2 सेकंड में मैं टॉर्क भी निकाल लूं और 2 सेकंड पे मैं ओमेगा भी निकाल लूं, मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास पावर आ जाएगी। होगा ऐसा, होगा, चलो कर लेते हैं ट्राई। अगर आप कहते हैं तो शायद होता होगा, करेंगे एक बार ट्राई। देखिए आपकी डिस्क है, तो डिस्क का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पर थीटा कितना है, थीटा है 5t स्क्वायर माइनस 8t। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाई डी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा tan t माइनस 8। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड में वैल्यू निकाल के रख लेता हूं अलग से, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो जो ओमेगा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 बोले तो 12 रेडियन पर सेकंड। आगे बात समझ में, वापस से एक बार और इसे बात कर लेता हूं मैं, तो ओमेगा जो आया है वो कितना आया है 10t माइनस 8, मैंने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी ओमेगा बाय डी टी, ये हो जाएगा अल्फा, वो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मेरे पास अल्फा आ गया, मेरे पास अल्फा आ गया, तो जो टाउ का जाएगा टाउ वो कितना होगा आई अल्फा। डिस्क अपने एक्सिस के बाद घूम रही है, तो जो आई है क्या है, मास कितना है m, रेडियस से r, तो कितना हो जाएगा i कितना हो जाएगा m बाय 2 इंटू अल्फा, और अल्फा कितना आ गया मेरे भाई 10, यानी जो टाउ आ जाएगा वो आ जाएगा 5 mr स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो मेरे पास जो पावर आ जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर वो आ जाएगी टाउ ओमेगा, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो हो गई टाउ कितना है 5 mr स्क्वायर, और ओमेगा 2 सेकंड पे कितना था 12, तो जो इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 60 mr स्क्वायर। कितना इजी इजी से तो सब है, तो कितनी आ जाएगी 60 mr स्क्वायर। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। अगला सवाल इंक्लाइन प्लेन, तीसरा इंक्लाइन प्लेन का सवाल आया, मतलब इंक्लाइन प्लेन ना इस बार ना 2025 में जनवरी अटेम्प्ट में फेवरेट था इन लोग का। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r is allowed to roll without slipping from the highest point of an inclined plane of length l। ठीक है,
एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है भाई साहब, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है ना, यहाँ पर ये सॉलिड स्फीयर है, ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है विदाउट स्लिपिंग। आगे बात समझ में? द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द प्लेन इज v1। भाई साहब जब ये यहां पर आ गया है तो बॉटम पर इसका स्पीड जो है वो v1 हो गया, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मैंने x मान लिया। आगे बात समझ में? इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज टू 45 डिग्री वाइल कीपिंग l। अच्छा ये जो है ये l है, ये l है, मतलब l चेंज नहीं किया, थीटा पहले 30 डिग्री था अब 45 डिग्री कर दिया है। ठीक है, while increase to 45 degree while keeping L constant, L को constant रखा हुआ है इसने, then the new speed of the sphere at the bottom of the plane is v2। okay, जब 30 डिग्री था रोल करता हुआ आ रहा था तो स्पीड बॉटम पे कितनी थी v1, जब उसने 45 डिग्री कर दिया तो स्पीड कितनी हो गई v2। अबे यार क्या है, एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी। सुनना यार प्लीज ध्यान दो यार, जी दोनों बार सॉलिड स्फीयर ही आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज नहीं हुआ? सॉलिड स्फीयर है तो सी सेम रहेगा, 1 तो सेम है ही सही, तो नीचे वाली सेम चीज तो सेम रहने वाली है, जी सेम रहने वाला है, यानी जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, सिर्फ साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है भाई, है ना? समझ में आ गया? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, दोनों बार के लिए L सेम है, दोनों बार के लिए A2 सेम है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अरे प्रोपोर्शनलिटी तो निकालनी, क्यों दिमाग लगाना है? तो यहां से v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 1/4। साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो गया 1/2। तो यहां से कितना आ गया आंसर 1/2। अला गलती कर दी क्या? अरे सॉरी, ये गलती करी ना यार, बताते क्यों नहीं हो? यहां स्क्वायर थोड़ी आएगा, वी स्क्वायर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है ना भाई, तो साइन 30 दोनों तरफ स्क्वायर थोड़ी करना है, अपॉन साइन 45 1/2 अपॉन 1/√2, 1/2 अपॉन 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/√2। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, 1:√2 आएगा या √2 वो आएगा, 1:√2 आएगा पक्का पक्का। देख लो यार, ये 1/2 इंटू √2 अपॉन 1 ऐसा होगा, ये √2 से √2 कट गया तो 1/√2 आएगा। लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है भाई, √2 1 आ रहा है सर, आपने गलत कर दिया है। हाँ भाई मैंने गलत नहीं किया है, तो ये हो गया आपका 1/√2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। अगले सवाल पे चल लेते हैं यार। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये, a uniform rod of mass 250 gram having length 100 centimeter is balanced on a sharp edge at 40 centimeter mark। यार क्या सीन है भाई इसका, इसका सीन ऐसा है कि ये एक राड है, राज क्या ये राड, ठीक है, ये जो राड है इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 250 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला भाई ये जो हो गया ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। पहले सेंटर ऑफ मास की बात कर लेंगे, जो यहां से कितने डिस्टेंस पर होगा, ऑब्वियसली बात है 50 सेंटीमीटर पर होने वाला है, पक्की बात है। मास कितना है उसका 250 ग्राम, 250 ग्राम बोले तो 0.25 kg, 0.25 kg, तो यानी ये हो जाएगा 0.25 इंटू जी, ये फोर्स लग गया नीचे mg। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात। इसने क्या बोला है, इसने बोला है इज बैलेंस्ड ऑन अ शार्प एज एट 40 सेंटीमीटर मार्क। ये यहां पर कहीं पर, यहां पर कहीं पर, इस जगह पर, इस जगह पर, जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, ये हो गया यहां पर, ये एक शार्प एज पे टिकी हुई है। ठीक है, अ मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क। भाई साहब
10 सेंटीमीटर पर, यहां पर कहीं पर, यहां पर इन्होंने कितना मास लटका दिया है, 400 ग्राम। 400 ग्राम कितना फोर्स लगाएगा, 0.4 तो कीजी तो उसका मास हो गया, तो 0.4 जी, यानी यहां पर नीचे की तरफ फोर्स लगा 0.4 जी। और ये कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द रॉड, द मास टू बी सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर मार्क। 90 सेंटीमीटर मार्क पर मैं कितना मास लगाऊं, तो मैंने बोला यहां पर कहीं पर मैंने एम मास लटका दिया, कितना हो गया ये एम जी। और यहां से लेके यहां तक ये कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है 90, यहां से लेके यहां तक कितना है ये 90 सेंटीमीटर। तो मुझे m का वैल्यू फाइंड करना है, मुझे m का वैल्यू फाइंड करना है। तो यार देखो क्या करूं, क्या करूं यार मैं, यहां पर देखो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दूं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दूं। तो यार इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क बैलेंस करूं तो यहां पर इस टाइप से नॉर्मल लगेगा ऊपर, इस नॉर्मल का तो टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट बात कर रहा हूं, इस नॉर्मल का टॉर्क तो कितना हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि वो खुद उस पॉइंट से पास हो रहा है। ये वाला पॉइंट फोर जी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क जनरेट करेगा इधर की तरफ, ठीक है। ये वाला 0.25 जी इसके रेस्पेक्ट में टॉर्क जनरेट करेगा इधर की तरफ, ये वाला एम जी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क जनरेट करेगा इधर की तरफ, ठीक है। ये हो जाएगा टॉ वन, ये हो जाएगा टॉ टू, ये हो जाएगा टॉ थ्री। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अभी मेरे को इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एम जी का डिस्टेंस देखना है। यार एक बार बताओ, ये यहां से लेके यहां तक कितना था 90 सेंटीमीटर, ये कितना है 40 सेंटीमीटर। तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। समझ में आया, समझ में आया। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये टॉर्क ऐसे जनरेट करेगा, ये ऐसे जनरेट करेगा और ये ऐसे जनरेट करेगा। अगर ये बैलेंस रहने वाली, और नॉर्मल तो टॉर्क जनरेट कर ही नहीं रहा, ये बैलेंस रहने वाली है, तो जो टॉ वन हो जाएगा वो हो जाएगा टॉ टू प्लस टॉ थ्री, ठीक है। टॉ टू प्लस टॉ थ्री। टॉ वन क्या है, टॉ वन क्या है, ध्यान से समझना। इसका टॉर्क इसके रेस्पेक्ट में, ये यहां से लेके यहां तक 40, ये कितना था 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्म लेंथ, और आर्म लेंथ क्या हो जाएगी, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, ये कितनी है 30 सेंटीमीटर, कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो टॉ1 हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय जी इंटू 30 इंटू 10⁻⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, नहीं करो तो भी कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखें टॉ टू, टॉ टू क्या है, इस 250 ग्राम का टॉर्क वो कितना होगा, फोर्स कितना हो जाएगा 0.25 इंटू जी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। यार एक बार बताओ, ये कितना था, ये 40 था और ये कितना था 50, तो ये कितना बचा 10, ये कितना बचा, यहां पर ये जो बचेगा ये हो गई इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये, और ये हो गई 10 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10⁻⁻² प्लस टॉ थ्री। टॉ थ्री क्या है एम जी, एम जी। तो यार यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एम जी, ये हो जाएगा एम जी का लाइन ऑफ एक्शन, एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये, और ये कितनी है 50, कितनी है ये 50। आगे बात समझ में। तो ये हो जाएगा एम जी इंटू 50 इंटू 10⁻⁻²। या 10⁻⁻² वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, जी वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना बचेगा, कैलकुलेशन देख लेते हैं फटाफट, कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो कितना हो गया भाई, इधर 4 या 12, 12 ही हुआ ना, कौन सा 0 0, सारे 0 काट दें क्या, ठीक है छोड़ देते हैं, देख लेंगे अभी, आसान हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ये काट दिया, ये काट दिया और ये भी काट दिया, खुश, तू कहता तो काट देता हूं, खुश। हाँ, अब यहां पे कितना बचा 1.2, कितना बचा, कैलकुलेशन देख लो एक बार, 1.2, उधर कितना बचा, उधर बचा 0.25, 0.25 प्लस 5m, ठीक है। 1.2 माइनस
0.25 करो तो फटाफट, 0.95 है ना, तो 0.95 इज इक्वल टू 5m। तो जो m हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.95 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 0.95 अपॉन 5 कितना होगा, फटाफट कैलकुलेट कर लो यार, 0 पॉइंट पक्का। तो यहां से जो m आ जाएगा वो आ जाएगा 0.19 kg, ठीक है, 0.19 kg, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ग्राम में दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 190 ग्राम। तो जो मास का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा 190 ग्राम। इजी क्वेश्चन था, कुछ करने लायक था नहीं खास, जल्दी देख लो यार एक बार, इजी क्वेश्चन था। चलो अगला सवाल करते हैं फटाफट। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द टॉर्क ड्यू टू फोर्स, फोर्स दिया हुआ है अबाउट द ओरिजिन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट ही पूछा है, तो पोजीशन वेक्टर या आर वेक्टर हो जाएगा, तो जो टॉ वेक्टर हो जाएगा, अबे यार क्या सवाल है, हाँ, टॉ वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा क्योंकि अबाउट द ओरिजिन पूछा है, तो यहां से जो टॉ वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आई कैप, जी कैप, के कैप। आर वेक्टर कितना दिया हुआ है 1 1 1, और एफ वेक्टर कितना दिया हुआ है 2 1 2। यार ऐसे सवाल भी आते हैं देखो, 2 1 2। तो जो टॉ वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आई कैप, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस जे कैप, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, कैलकुलेशन देख लेना यार, के कैप 1 माइनस 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा 0, और हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस के कैप, कितना है आंसर आई कैप माइनस के कैप, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना, समझ में आया। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ भाई देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल नहीं बोलूंगा ऐसे में, मैं ऐसे बोलूंगा कि ये एक सवाल है जो एग्जाम में जनरली आता है छोड़ने के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, यार मास्टर तेरे को नहीं आता तो तू ऐसा बोल रहा है कि तेरे को कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, सवाल बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, इस सवाल में बस आपसे गधा मजदूरी करवाई है, क्या करवाया है, गधा मजदूरी, समझ रहे हो। तो इस गधा मजदूरी वाले सवालों कर लेते हैं जिसमें फिजिक्स कम है और मैथ्स ज्यादा है, ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल कर रहा है द पोजिशन वेक्टर ऑफ टू 1 kg पार्टिकल्स ए एंड बी आर गिवन बाय, दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास कितना है 1 kg, दो पार्टिकल्स हैं दोनों का मास कितना है 1 kg। पहले वाले का पोजीशन वेक्टर कितना है अल्फा 1 टी स्क्वायर आई कैप प्लस अल्फा 2 टी जे कैप प्लस अल्फा 3 टी के कैप, ऐसा पहले वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। दूसरे वाले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है बीटा 1 टी आई कैप प्लस बीटा 2 टी स्क्वायर जे कैप प्लस बीटा 3 टी के कैप मीटर में रेस्पेक्टिवली। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की वैल्यूज दी हुई हैं, मैंने वहां पे अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 3 बीटा 3 की वैल्यू लिख के आर ए वेक्टर और आर बी वेक्टर लिख दिया है, ठीक है। टी इज टाइम एन एंड पी आर कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एन और पी है वो कांस्टेंट्स हैं, एन और पी जो है वो कांस्टेंट है। अगर इस लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एन बोले तो 10⁻⁹ होगा और पी बोले तो 10⁻12 होगा, और वहीं पे आप पागल हो जाओगे, घिसते रहोगे बस, ठीक है। एट t is equal to 1 second, at t is equal to 1 second, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ a is equal to velocity of b, 1 सेकंड पर दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ a एंड b आर ऑर्थोगोनल, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये दो कंडीशन दी हुई है, दो कंडीशन से कुल मिला के हम लोग p और n की वैल्यू निकालेंगे, हम लोग को ये करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। फिर आगे क्या बोल रहा है, एट t is equal to 1 second द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल a पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है कितने पे, t is equal to 1 second पर, विथ रेस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ पार्टिकल बी पार्टिकल की पोजिशन के रेस्पेक्ट में, बी पार्टिकल की पोजिशन के रेस्पेक्ट में उसका वैल्यू जो दिया हुआ वो दिया हुआ रूट ओवर एल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आपको एल का वैल्यू फाइंड करना है सब, आपको एल का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे पास आर ए वेक्टर है और मेरे पास आर बी वेक्टर है, तो मैं वेलोसिटी निकाल लूं। तो मैंने क्या किया, सुनिएगा यहां से डी आर ए वेक्टर बाय डी टी, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, और वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t आई कैप प्लस
3n t का डिफरेंशिएशन 1 j कैप प्लस 2 t का डिफरेंशिएशन 1 2 k कैप एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में मैं निकाल लूं तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर जो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा t का वैल्यू 1 डाल दो तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 3n j कैप प्लस 2k कैप। समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली आपका सीधा सीधा मैंने n का वैल्यू 1 डाल दिया तो 2i कैप प्लस 3n j कैप प्लस 2k कैप। ऐसे ही मैं b की भी बात कर लूँ, ऐसे ही मैं b की भी बात कर लूँ तो जो वेलोसिटी ऑफ b हो जाएगा तो मैंने यहां से d आर बी वैक्टर बाय dt निकाल लिया तो ये वेलोसिटी ऑफ b ये हो जाएगा 2 t का डिफरेंशिएशन 1 i कैप टी स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 2t j कैप और t का डिफरेंशिएशन 1 यानी 4p k कैप। आप क्या करें एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड t का वैल्यू 1 डाल दें तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4p k कैप। आगे बात समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ b जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4p k कैप। इतना मेरे पास आ गया, इतना मेरे पास आ गया। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो आगे देखिएगा। हाँ, अब इसने क्या बोला है? इसने बोला वेलोसिटी ऑफ ए का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ए और बी का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी। वी ए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट ओवर 4 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट ओवर 4 प्लस 9n स्क्वायर, सॉरी 9n स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, रूट ओवर इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 16 पी स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने स्क्वायर कर दिया तो यहां पर आ गया 8 प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 16 पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ गया 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पी स्क्वायर। 9n स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां से दो वैल्यूज आएंगी, एक तो होगा 3n इज इक्वल टू 4p, एक वैल्यू ये आ गई, रूट ले लिया, और 3n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4p। ये दो वैल्यूज यहां से आने वाली हैं, 3n इज इक्वल टू 4p एंड 3n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4p। आगे बात समझ में? रूट लेंगे तो दोनों वैल्यूज लेंगे, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। ठीक है साहब, एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया। दूसरा रिलेशन मुझे क्या बोला? दूसरा रिलेशन ये बोला मेरे को वी ए एंड वी बी ऑर्थोगोनल है। वी ए एंड वी बी जो है वो ऑर्थोगोनल है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहां पर अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो यहां लिख देता हूं वी ए वेक्टर डॉट वी बी वेक्टर जो होगा वो कितना होगा? 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। अगर ऐसा है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इंटू 3n यानी ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6n। ठीक है, माइनस 2 इंटू 3n, और यहाँ पे आ गया 4p इंटू 2 यानी ये हो गया प्लस 8p इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? एक रिलेशन मेरे पास यहां पर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं 3n इज इक्वल टू 4p रखता हूं, वहां पे 3n इज इक्वल टू 4p रखता हूं, तो 3n की जगह मैंने रख दिया, सुनिएगा ध्यान से, 3n की जगह रख दिया मैंने 4p, तो ये हो जाएगा माइनस 8p। यहां से देखिए ना, 6n जो हो जाएगा वो 8p हो जाएगा, तो 6n की जगह 8p रख दिया तो 8p कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 0। पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली वैल्यू मेरी गलत है, तो अल्टीमेटली मुझे ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 3n इज इक्वल टू मैंने माइनस 4p रख दिया, तो यहां से ये आ गया 4 माइनस 6n, माइनस
6n की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 6n की जगह लिख दूंगा मैं -8p, तो ये हो जाएगा +8p प्लस 8p इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 16p, 16p इज इक्वल टू -4, तो p इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया, देखो ना, 16p इज इक्वल टू -4, 16p इज इक्वल टू -4, तो जो p का वैल्यू आ गया वो कितना हो गया, -1/4। p का वैल्यू कितना आ गया, 16p इज इक्वल टू -4, तो p का वैल्यू कितना आ गया, -1/4। p का वैल्यू आ गया मेरे पास, p का वैल्यू आ गया मेरे पास, तो p का वैल्यू -1/4 आ गया, तो n का वैल्यू यहां से आ गया मेरा, देखिए इधर, तो जो n का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरा 1/3। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो यहां से मैंने 3n का वैल्यू, सॉरी हाँ, p का वैल्यू -4 यहां रख दिया, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय -1/4, तो n का वैल्यू कितना आ गया 1/3, तो मेरे पास p का वैल्यू आ गया और मेरे पास n का वैल्यू आ गया। जब p और n दोनों का वैल्यू मेरे पास आ गया तो मेरा काम बहुत ही आसान हो गया। तो अब यहां से मैं आर ए और आर बी निकाल लूं t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। क्या करूं मैं, आर ए और आर बी निकाल लूं t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। आई बात समझ में, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से समझिए। आर ए यहां से, नहीं यार कलर कोई दूसरा चूज करता हूं, कौन सा करें इस पे, बीच में ये वाला कर लेते हैं। तो यहां से मेरे पास आर ए वैक्टर जो आ गया, टी का वैल्यू तो कितना था 1, तो ये हो गया आई कैप प्लस 3, एन का वैल्यू 1/3, तो कैंसिल आउट, टी का वैल्यू तो 1 हो गया, 3 1/3 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास जे कैप, ठीक है, प्लस 2 के कैप, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर मेरे पास आर ए वैक्टर आ गया, ठीक है। ऐसे t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर मैं आर बी वैक्टर निकाल लूं, t का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप, t का वैल्यू 1 डाल दो, p का वैल्यू -1/4 डाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप। क्या ये चीज समझ में आ गई, मेरे पास आर ए वैक्टर आ गया और मेरे पास आर बी वैक्टर आ गया, समझ में आ गया, आर ए वैक्टर आ गया और आर बी वेक्टर आ गया। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए का एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी, समझ रहे हो, बी की पोजीशन के रेस्पेक्ट में ए का एंगुलर मोमेंटम। तो यार यहां से समझो, ध्यान दो इधर, ठीक है, ये पॉइंट कुछ है। क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए, ठीक है, ये ए पार्टिकल है और इसका जो वेलोसिटी है वो कुछ होगा वी ए वेक्टर, ये कोई बी पार्टिकल है वो यहां पर था, तो मेरे को ये वाला वेक्टर चाहिए होगा, ये वाला वेक्टर चाहिए होगा आर बी ए वेक्टर, समझ में आ गया, मुझे चाहिए होगा आर बी ए वेक्टर, ठीक है। और इसका एंगुलर मोमेंटम इधर की तरफ लीनियर मोमेंटम पी ए वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम इंटू वी ए वेक्टर, ये बोला है उसने, ए का एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ बी, ए का एंगुलर मोमेंटम, यही बोला है, देख लो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी। तो भाई साहब मेरे को ये बी है ये ए है, तो मुझे बी ए वैक्टर चाहिए होगा, पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा ऐसे, और वो हो जाएगा एम वी ए वैक्टर, उसका लीनियर मोमेंटम। तो मेरा सुनो, एल ए वैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, आर क्रॉस पी, कितना हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो ये हो जाएगा आर बी ए वेक्टर क्रॉस पी ए वेक्टर। क्या ये चीज समझ में आ गई, क्या ये चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब देख लो यहां से आर बी ए वेक्टर निकालना है मेरे को, मुझे क्या निकालना है, आर बी ए वेक्टर, आर बी ए वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, तो यहां से आर बी ए वेक्टर, आर ए माइनस आर बी,
आर ए माइनस आर बी, 1 आर ए माइनस आर बी चाहिए ना मुझे, है बेटा, आर ए माइनस आर बी, तो हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2 आई कैप, ये हो जाएगा 1 - 2 आई कैप, ठीक है। यहां पे 1 - (-1) यानी +1 यानी 2 जे कैप, आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा +2 जे कैप, ठीक है। अरे कहां पहुंच गए भाई, हाँ, 2 - (-1) यानी +1 यानी 3 के कैप, +3 के कैप, यही है। तो यहां से जो आर बी ए वेक्टर आ जाएगा -आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप, ठीक है। और एम पी वेक्टर क्या हो जाएगा, एम वी ए वेक्टर, मास कितना था 1 kg, मास कितना था, दोनों पार्टिकल का मास कितना था, दोनों पार्टिकल्स का मास कितना था भाई 1 kg, तो वही हो गया वी ए वेक्टर। और वी ए वेक्टर मैं निकाल चुका हूं, वी ए वेक्टर मैं निकाल चुका हूं, ये रहा वी ए वेक्टर, रहा 2 आई कैप, वी ए वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 आई कैप, ठीक है। आगे क्यों चला गया, हाँ, +3 n, एन का वैल्यू कितना था, एन का वैल्यू था 1/3, तो कितना हो जाएगा +j कैप, और आगे +2 के कैप, ठीक है क्या, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा प्लीज। तो यहां से वी ए वेक्टर आ जाएगा 2 आई कैप +j कैप +2 के कैप, तो आर बी ए वेक्टर आ गया है, पी ए वेक्टर आ गया है, तो आर क्रॉस पी कर लू मैं, तो आर क्रॉस पी अगर मैंने कर लिया, तो यहां से जो एल वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा आई कैप j कैप के कैप, ठीक है। आर वेक्टर, आर वेक्टर कहां गया, ये रहा -1 +2 +3, और ये हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। तो यहां से एल वेक्टर जो आ जाएगा आई कैप 4 - 3 -(-j कैप), ठीक है, -2 -6, ठीक है क्या, देखो ना, -2 -6 +k कैप -1 -4 -1 -4 4 -3 यानी आई कैप -8 यानी +8 जे कैप, अरे माइनस प्लस हो गया ना, और -5 के कैप, तो ये आ गया आपके पास एल वेक्टर आई कैप +8 जे कैप -5 के कैप। आपको मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या हो गया तेजस, भयंकर मजदूरी करवाई और कुछ नहीं करवाया, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 + 64, कितना हो गया बेटा ये 65 65 75 85 90, तो यहां पे ये आ गया √90। आपको किसका वैल्यू पूछा था, आपको पूछा था एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया है 90, एल का वैल्यू जो आ गया है वो कितना आ गया है 90। इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी था, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, बस मजदूरी थी, मजदूरी। हाँ हाँ भाई चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अरे यार कैविटी प्रॉब्लम में 36 बार किया है, क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है, perpendicular to its plane and passing through its center. A small circular part of radius r/2 is removed from the original disk as shown in figure. Find the moment of inertia of the original disk about the axis given below. यार ये एक डिस्क थी, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसका सेंटर हो गया ये, इसका सेंटर हो गया ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या किया इन्होंने, ये जो टोटल था, ये जो टोटल था, कोई और कलर यूज करता हूं, ठीक है, ये इसका जो रेडियस था वो आर था, और r/2 रेडियस का डिस्क काट के हटा दिया इन्होंने, r/2 रेडियस का डिस्क काट के हटा दिया। ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो, हाँ ठीक है,
एक r/2 रेडियस का डिस्क इन्होंने हटा दिया, ये रहा, ठीक है, r/2 रेडियस का डिस्क इन्होंने हटा दिया और इसका मास मैंने मान लिया m1। कितना मान लिया मैंने? m1। काटने से पहले सुनना बेटा, काटने से पहले टोटल मास कितना था? m। तो जो m1 है कितना है वो मैं निकाल लूं, m1 कितना है वो मैं निकाल लूं। तो सुनिएगा, इसको मैंने बोल दिया बॉडी 2, इसको मैंने बोल दिया बॉडी 2, कैविटी प्रॉब्लम हमेशा करते हैं हम लोग। इसको मैंने बोल दिया बॉडी 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो बॉडी 2 का मास, फिर यार ऐसे क्यों कर रहे हो, इसको भी m2 ले लो ना, इसका मास मैंने ले लिया m2, ठीक है। अब देखिए टोटल मास m था, यानी पाई आर स्क्वायर का मास कितना था? m। यूनिट लेंथ का मास कितना है? m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसका एरिया कितना है? उसका रेडियस कितना है? r/2। उसका रेडियस कितना है? ये जो है वो कितना है? r/2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई r/2 का स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो जो यहां से जो m2 आ जाएगा वो हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये गया, ये गया, यानी जो m2 हो जाएगा वो हो जाएगा m/4। आगे बात समझ में? कितना हो जाएगा? m/4। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैंने उस बॉडी को उठाया और वापस यहाँ लाके रख दिया, उस बॉडी को उठाया और वापस यहाँ लाके रख दिया, तो ये एक प्रॉपर डिस्क बन गई, ये प्रॉपर डिस्क बन गई। और ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इसके ऊपर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है कितना होगा? mr²/2। तो ये बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 एक प्रॉपर डिस्क है, बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 एक प्रॉपर डिस्क है। तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ID, वो हो जाएगा I1 प्लस I2 अबाउट O अबाउट O अबाउट O। यस और नो? ओके अबाउट, यानी मुझे I1 अबाउट O चाहिए ना, यानी पीली वाली जो बॉडी जो दिख रही है, शेडेड बॉडी जो दिख रही है, वो बॉडी 1 है। तो अगर मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ये हो जाएगा I1 अबाउट O इज इक्वल टू I डिस्क अबाउट O माइनस I2 अबाउट O। यस और नो? यस और नो? पक्की बात है? तो यानी यहां से आई डिस्क अबाउट ओ, आई डिस्क अबाउट ओ, हंस क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है भाई तू? ठीक है, आई डिस्क अबाउट ओ कितना हो जाएगा? m r² बाय 2 माइनस m r² बाय 2 माइनस I2 अबाउट ओ, यानी सेकेंड बॉडी का इस एक्सिस से जाने, इस पॉइंट से जाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए एक तरह से। अगर इसका मास m2 है और इसकी रेडियस r2 मान ले, r2 इज इक्वल टू r/2 है, तो इसके अबाउट होगा m2 r²/2, m2 r²/2 प्लस m2 r2²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया मैंने। इसके अबाउट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m2 r²/2 प्लस m2 r2²। आया ना? बोले यार, समझ में आया? यानी अगर मैं I2 अबाउट O अलग से निकाल के रख लूं यहाँ पे I2 अबाउट O, तो उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2²/2, ठीक है, प्लस md², यानी m2 और ये r2 होगा r2²। समझ में आ गया क्या भाई? तो यानी ये कितना हो गया? 3/2, 1 प्लस 1/2, 3/2 m2 r2², यानी ये हो जाएगा 3/2। m2 कितना है? m/4 और r2 कितना है? r/2, यानी r²/4 ही होगा ना भाई? चेक कर लो यार, कोई गलती तो नहीं कर दिया मैं? नहीं। तो ये हो गया r/2। तो I2 अबाउट O जो हो गया, ये हो गया, ठीक है, वैल्यू रख दूं यहाँ पे, तो ये हो गया 3 mr²/32। सही है क्या? तो यानी ये हो गया mr², ठीक है, ये हो गया 32, ठीक है भाई। 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 कितना होता है? 13। क्या बात है, सब होशियार हो। तो ये हो गया 13/32 mr²। समझ में आ गया? तो ये हो गया 13/32 mr²। इजी क्वेश्चन था। अगले लास्ट सवाल पे चलते हैं। 13वें 14 क्वेश्चन आए थे क्या भाई? नहीं 13।
एक पेज और लिया था, 13 क्वेश्चन आए थे टोटल, 12 नहीं 13 थे। क्या बोल रही है? अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक सवाल लग रहा है मेरे को। क्या बोल रही है? इतना खतरनाक सवाल? सवाल पढ़ो। एडवांस लेवल से ज्यादा अपर लेवल का सवाल है, ओलंपियाड में आना चाहिए। तो द कोऑर्डिनेट फॉर पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज अ गिवन रेफरेंस फ्रेम इज 1 1 1। ठीक है भाई, बहुत ही खतरनाक बात। यानी जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। आगे क्या बोल रही है? जो फोर्स लग रहा है वो लगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यानी फोर्स जो हो गया वो हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देन मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। अरे यार जेड डायरेक्शन वाला, क्या चाहिए? जेड डायरेक्शन वाला। यानी जो टॉ वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार? ये तो वेक्टर का सवाल है, तो टॉ वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यार कितनी बात तो करवाओगे यार। ये आई कैप जे कैप के कैप, आर कितना है 1 1 1, और ये है 1 1 - 1, ठीक है। तो यहां से सारा पूरा ही निकाल देता हूं, तो जो टॉ वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आई कैप, कितना हो जाएगा? -1 - 1 है। पागल है क्या? 1 - 1 - 1 - 1 क्या पागल है क्या? -2। तो -1 - 1 माइनस जी कैप। क्या कर रहा भाई? ऐसे मत कर भाई तुम भी। ये हो जाएगा जेम, ये क्या? -1 - 1, वो भी -2। अरे कहाँ रे? हाँ, कुछ उल्टा सीधा कर दिया क्या? अरे ये -1 है, वही मैं गलती कर दिया। कोई बात नहीं, ये -1 यहाँ आएगा, ठीक है। है फिर भी गलत है, फिर भी सही है। आई कैप को ले लेना, -1 - 1 - 2 आने वाला है। जे कैप का देख ले, जे कैप का देख ले। अरे यार क्या क्या हो गया भाई? आई का +2 आएगा। दिमाग खराब करके रखा है तुमने मेरा। ठीक है, ये क्या हो गया? सब कुछ गायब हो गया भाई। ऐसे नहीं करना चाहिए ना। ये ले, ले अब खुश। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 आ जाएगा। तो यहां से जो टॉप वेक्टर आ जाएगा वो हो जाएगा आई कैप, ठीक है। 1 + 1 माइनस ऑफ जे कैप। अरे कैसे 0? 1 - 1 सही है। 1 - 1 प्लस के कैप -1 - 1 -1 तो ये हो जाएगा टॉप वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप 0 -2 के कैप। जेड वाला चाहिए तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, मैंने कहा था ना ओलंपियाड लेवल का सवाल है, गच्चा खा गए ना अपन। कितना हो जाएगा? 2। मैग्नीट्यूड अबाउट जेड इज इक्वल टू 2। तो ये थे आपके जी मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के रोटेशनल के सारे क्वेश्चंस। अब उम्मीद करता हूं कि अप्रैल अटेम्प्ट में आप और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कर पाएंगे रोटेशन के, और तुम थोड़ी अच्छी परसेंटाइल ला पाओगे, मेरा नाम रोशन कर पाओगे। मिलते हैं सेंटर ऑफ मास 2025 जनवरी अटेम्प्ट पीवाईक्यूज के साथ।